दोस्तों नमस्कार। हम इकोनॉमिक्स की क्लास में प्लानिंग को पढ़ रहे थे और प्लानिंग में कल हमने चर्चा की थी हैबर-डोमर मॉडल की। और इसमें हमने देखा था, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। हमने कहा कि ग्रोथ रेट इक्वल टू IIR अपान COR। IIR का मतलब होता है इनकम इन्वेस्टमेंट रेशियो और COR का मतलब होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये बेसिकली दो बातों पर टिकी हुई है। पहली बात जिसे हम IIR कह रहे हैं, ये कह रहा है कि यदि आपके जो भी इनकम होगी, अगर उस इनकम में आप कुछ सेविंग करते हैं और ये सेविंग आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं न कहीं, तो इसका मतलब आपकी सेविंग जितनी अधिक होगी आपका इन्वेस्टमेंट उतना अधिक होगा। तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी बात है कि उसके नागरिक बचत अधिक करें और निवेश अधिक करें। ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि COR। COR का मतलब यह है कि एक फिक्स इन्वेस्टमेंट पे कम लागत पर उत्पादन अधिक होना चाहिए। ये कब संभव है? ये केवल और केवल तब संभव है जब नागरिक क्या होंगे? कुशल होंगे, स्किल्ड होंगे और उनके पास अच्छी तकनीक होगी। यदि ये दोनों नहीं है तो हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो किसी भी सरकार के लिए ये आवश्यक है कि वह कुशलता पे ध्यान दे और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे, स्किल पे ध्यान दे और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे। इसीलिए आपने कौशल विकास योजना आपने देखा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तमाम तकनीक के क्षेत्र में सरकार काम करती है। सरकार को पता है कि यदि वह कम लागत पे अधिक उत्पादन करना चाहती है, आपको इन दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला कुशलता, दूसरा तकनीक। ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझिए। आपने एक नाम सुना होगा बहुत पहले, चाइना सेट मोबाइल। जब मल्टीमीडिया मोबाइल शुरू में आया था गांव देहात में, तो मोबाइल में कहा जाता था चाइना सेट मोबाइल है, 6000 का खरीदो। 6000 वाले मोबाइल में 6 स्पीकर है, गाना इतना तेज बजता है कि दूसरे मोहल्ले तक भी सुनाई देगा। इसी खूबी का अगर आप कोई भारत में बना हुआ मोबाइल खरीदना चाहते थे तो आपको 12 से 15 हजार रुपये वो देने पड़ते थे। तो आखिर चाइना ने इसको 6000 में कैसे बना लिया? तकनीक के दम पे, टेक्नोलॉजी के दम पे। हालांकि और भी उसमें कारण है। हो सकता है उनका कच्चा माल हमारी तुलना में सस्ता हो, वो एक सही बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा योगदान कुशलता और तकनीक का भी है। ठीक है। अब आइए आज कुछ नई चीज देखते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है। ट्रांसलेट मत कीजिएगा, ट्रांसलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में हिंदू समृद्धि दर पूछा जा सकता है, हिंदू वृद्धि दर पूछा जा सकता है, और ऑप्शन इतने मजेदार ऑप्शन देते हैं। इसका संबंध जनसंख्या से है, इसका संबंध फलाना से है, इसका संबंध ढिमका से है।
तो ये सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे। इसका संबंध किससे आइए देखते हैं। तो क्या कहा, हिंदू ग्रोथ रेट। ये शब्द कहां से आया, तो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजकृष्ण, क्या नाम था, प्रोफेसर राजकृष्ण। इन्होंने वॉशिंगटन में, कहां पे है, अमेरिका में, वहां पर इन्होंने एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, ठीक। उसमें इन्होंने कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा कि आप 1950 से 1980, कितना समय है, 30 साल। उन्होंने कहा कि 1950 से लेकर 1980, इन 30 वर्षों के बीच आप देखेंगे भारत में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसकी क्या स्थिति है। इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदू समृद्धि दर की निम्न जाल में फंस गई है। क्या कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदू समृद्धि दर की निम्न जाल में फंस गई है। हिंदू समृद्धि दर, इस शब्द का प्रयोग इन्होंने क्यों किया, इसका क्या मकसद था, तो देखिए थोड़ा आंकड़ों से समझते हैं। 1950 से 60, 1960 से 70, 1970 से 80, तो 1950 से 60 के बीच में जो समृद्धि दर थी वो थी 3.9। जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो था 3.9। 60 से 70 के बीच में था 3.3 और 70 से 80 क्या था, 3.1। यही बात वो कह रहे हैं। देखो इसको जोड़ के इसका औसत निकालो तो कितना आएगा, 9 3 12 का 13, ये 3.4 कुछ आएगा, ठीक है। ये किसी भी देश के लिए ये कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। एक बार आपको 3.9 मिला, एक बार 3.3 मिला, एक बार 3.1 मिला, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी किसी बनाए हुए मकर जाल में फंस गया, उससे निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि उस समय का जो हिंदू समाज है वो क्या है, वो थोड़ा रूढ़िवादी विचारधारा का है, ठीक है। अब इस शब्द पे किसी को आपत्ति होगी तो होने दीजिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। क्लियर, हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है, तो इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। तो रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब यह होता है कि किसी नए चीज को एक्सेप्ट करने में हिचक दिखाना, संकोच करना, स्वीकार न करना, किसी पुरानी व्यवस्था में फंस के बने रहना। तो ये जो ग्रोथ रेट इनको दिखा, इनको लगा कि ये जो ग्रोथ रेट हमें मिल रहा है ये बेसिकली जो है किसी अपने पास्ट से जकड़ा हुआ है, उससे निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी इन्होंने प्रेजेंट किया और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, इसी को इन्होंने नाम दिया हिंदू ग्रोथ रेट। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी के ग्रोथ रेट से है, ठीक है।
ऑप्शन में अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या की वृद्धि दर, तो ये सब आप इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो केवल बहकाने वाला काम है। ठीक। अब आइए थोड़ा सा 1980 से 1990, 1990 से 2000 और 2000 से 2010। तो 1980 से 1990 में जो ग्रोथ रेट दिखाई दिया वो था 5.6%। 1990 से 2000 के बीच में जो ग्रोथ रेट दिखाई दिया वो था 6.4%। और 2000 से 2010 के बीच में जो ग्रोथ रेट दिखाई दिया वो था 7.4%। ध्यान देंगे तो ये भी समयावधि कितनी है, 30 वर्ष है। इसके पहले वाली जो थी उसमें हमें कितना औसत मिला था, 1950 से 1980 में हमें जो औसत मिला था विकास दर का वो था 3.5%। और इसे क्या कहा, इसे कहा हिंदू ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका औसत निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये लगभग मिलेगा लगभग 7 मान लीजिए। ठीक है। तो पहले 30 वर्षों में विकास की दर औसतन 3.5% थी और उसके बाद के 30 वर्षों में विकास की दर लगभग 7% हो गई, मतलब कितनी, दुगनी। तो इसे कहा गया सुपर हिंदू ग्रोथ रेट। सुपर हिंदू ग्रोथ रेट मतलब अब हम वो पहले वाले हिंदू ग्रोथ रेट नहीं रह गए, अब हम रूढ़िवाद में फंसे हुए नहीं हैं, अब हम वो पहले वाले मुन्ना भैया नहीं है जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको फुल इज्जत चाहिए। तो ये क्या है, ये फुल इज्जत है, सुपर हिंदू ग्रोथ रेट। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सुपर हिंदू ग्रोथ रेट हम किस समय खंड को कहते हैं, किस कालखंड को कहते हैं, तो 80 से 2010, 30 वर्षों का समय। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध जीडीपी के विकास दर से है, समृद्धि दर से है। ठीक। अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 11वीं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, इसमें 2 वर्ष ऐसा था 2010 से 11 और दूसरा 2011-12। इस दौरान जो जीडीपी की विकास दर थी, जो ग्रोथ रेट था, वो 10% से ऊपर चल रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये 2 वर्ष ऐसे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं कि जीडीपी का जो विकास दर है, समृद्धि दर है, वो 10% से ऊपर है। तो इसी को कहा जाता है दोहरे अंक की समृद्धि दर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं दोहरे अंक की समृद्धि दर या दोहरे अंक की विकास दर। और इसे नाम क्या दिया गया, इसे कहा गया नियो हिंदू ग्रोथ रेट। तो हमारे पास 3 शब्द हो गया, हिंदू ग्रोथ रेट, सुपर हिंदू ग्रोथ रेट और नियो हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, पूछा जाए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है, तो ये 2007 से 2012 है। ध्यान दीजिएगा।
तो ये 2 वर्ष ऐसे हैं भारत के आर्थिक इतिहास में जो विकास की दर दोहरे अंक में थी। दोहरे अंक का मतलब 10% या उससे ऊपर। क्लियर। अब आइए देखते हैं कुछ वर्ष ऐसे थे जिसमें विकास की दर दोहरे अंक में पहुंचने वाली थी लेकिन पहुंच नहीं पाई। मतलब ऐसे वर्ष जब भारत की विकास दर 9% से ऊपर था, 9% से ऊपर। तो पहला 1975 76, दूसरा 1988 89, तीसरा 2005 6, 2006 7, 2007 8। परसेंटेज लिखना चाहें तो लिख लीजिए। 75 76 में था 9.2%, 88 89 में था 5 6 में 9.5%, 6 7 में 9.7% और 7 8 में 9.3%। 88 89 का डेटा मेरे पास नहीं है फिलहाल, आपको मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब आइए आज पढ़ते हैं नीति आयोग। नीति आयोग, नीति NITI फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसी राष्ट्रीय संस्था जो भारत का कायाकल्प कर देगी। तो पहला पॉइंट, ये कब लाया गया? तो योजना आयोग को समाप्त करके इसे लाया गया। तो पहला, इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। ठीक है, इसका अप्रोच क्या है? इसका अप्रोच जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है। देखिए, मैंने उस दिन बताया था, ये सेंट्रल, ये स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट और ये विलेज। यदि सेंट्रल से कोई योजना बनेगी, कोई नीति बनेगा और उसे नीचे तक इम्प्लीमेंट करना है तो इसे हम कहेंगे टॉप टू बॉटम अप्रोच। और जब नीचे से योजना बन के जाएगी ऊपर की तरफ तो उसे हम कहेंगे बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो नीति आयोग का अप्रोच क्या है? बॉटम टू टॉप। क्लियर? इस किस सिद्धांत पर काम करती है? तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। शब्द क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। देखो ये क्या है, समझो इसको। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार का छोटा आकार। और मैक्सिमम गवर्नेंस क्या है?
अधिकतम प्रशासन। जब हम कहते हैं सरकार का छोटा आकार, तो एक साधारण मनुष्य की बुद्धि में कौन सी बात आती है? साधारण मनुष्य की बुद्धि में ये बात आती है कि सरकार जब शपथ लेगी, मतलब पार्टी चुनाव जीतेगा, सरकार जब शपथ लेगी, तो पहले वो फलाने की सरकार थी तो 70 लोगों ने शपथ ले ली, सरकार ने 70 लोगों को बंगला दिया, 70 लोगों को गाड़ी दिया, 70 लोगों को सुख सुविधाएं दी। सरकार का कितना फिजूल खर्च हो रहा है, 70 ऑफिस बनाना पड़ेगा, यही तो बात दिमाग में आती है। लेकिन ये जो हमारे वाले भैया आए हैं, देखो इनके समय में केवल 40 लोगों ने शपथ लिया है, तो 30 गाड़ी, 30 बंगला, 30 ऑफिस, 30 लोगों की सुविधाएं, 30 लोगों के वेतन, 30 लोगों की पेंशन, ये सब बच गया। तो सरकार का आकार छोटा है क्योंकि सरकार में कम लोग शामिल हैं। ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये संकीर्ण सोच है। ये क्या है? संकीर्ण सोच है। सरकार का छोटा आकार, इसमें और क्या है? क्या सरकार सरकारी नौकरी देने के लिए तैयार है? प्रश्न है नहीं। सरकार का मन नहीं कर रहा सरकारी नौकरी देने का, क्योंकि सरकार को पता है सरकारी नौकरी देंगे तो हमें सरकारी पदों पर लोगों को रखना पड़ेगा, अच्छा खासा वेतन देना पड़ेगा, अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, हो सकता है भविष्य में पेंशन भी देना पड़े। तो इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो सरकार ने सरकारी नौकरी के स्थान पे ठेके की व्यवस्था लागू कर दी, ठेका और संविदा। जितने सैलरी में एक सरकारी आदमी को रखते थे, उतने ही सैलरी में वो 4 आदमी से काम करवा रहे हैं। सरकार का काम हो ही रहा है, सरकार को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़ा, सरकार को कम पैसे में 4 लोग मिल गए, उन्हें कोई मेडिकल की सुविधा भी नहीं देनी है, उन्हें पेंशन भी नहीं देना है, तमाम प्रकार के गवर्नमेंट का फायदा है। तो गवर्नमेंट पर वित्तीय बोझ कम पड़ा। जब आपको हम बजट पढ़ाएंगे तो वहां पर हम 2 प्रकार के व्यय की बात करेंगे। उसमें एक व्यय है जिसको हम कहते हैं राजस्व व्यय, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं पूंजी व्यय। तो ये सारी चीजें जो सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है, इसको जो सुविधाएं हैं, ये सरकार के राजस्व व्यय पर जाती हैं। तो सरकार का राजस्व व्यय बढ़ता है, और किसी भी अर्थव्यवस्था में राजस्व व्यय का बहुत बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। कोई ये कहे कि सरकार जो है सरकारी पदों को धीरे धीरे कम कर रही है, तो ये लोगों की बेवकूफी है। सरकार तो ये काम खुलेआम कर रही है, चिल्ला के कर रही है। उसने तो पहले दिन से चिल्ला रखा है, यह मिनिमम गवर्नमेंट होगा, मिनिमम गवर्नमेंट होगा, मिनिमम गवर्नमेंट होगा। अब तुम समझ नहीं पा रहे हो तो इसमें सरकार की गलती थोड़ी ना है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 बातें, पहला क्या, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, दूसरा बॉटम टू टॉप अप्रोच है, तीसरा
मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस है। आइए अगली बात देखते हैं क्या है इसमें। यह सहकारी संघवाद, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद का सिद्धांत इसके तहत ही काम करता है। और इसमें क्या है, आपने सुना होगा टीम इंडिया। इससे देखो क्या होगा, राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना ये विकसित होगी। आपने पॉलिटी में फेडरलिज्म पढ़ा होगा, संघवाद पढ़ा होगा। ये देखो क्या है, जो पॉलिटी में आपने संघवाद पढ़ा है, संघ पढ़ा है, फेडरेशन पढ़ा है, ये क्या है, ये है मल्टी लेवल गवर्नमेंट। मल्टी लेवल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल में गवर्नमेंट तो है ही, उसके नीचे राज्यों में भी सरकारें हैं, है कि नहीं है। ये क्या है, ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट है, जहां पर एक ही भूखंड पर दो सरकारें काम कर रही हो, एक राज्य की सरकार और एक केंद्र की सरकार। दोनों के अपने कुछ दायित्व हैं। क्लियर। अब ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ना तो ये केंद्र के विरोधी हैं, इन्हें एज ए टीम वर्क काम करना पड़ेगा। यदि उत्तर प्रदेश स्टेट के पास कोई ऐसा प्लान है जल संरक्षण से संबंधित, तो वो नीति आयोग में प्रेजेंट करें। हो सकता है राजस्थान के पास उससे कोई बेटर प्लान हो, तो दोनों में से जो बढ़िया होगा या दोनों की जो अच्छी बातें होंगी उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है वह प्लान हिमाचल में, हरियाणा में ये ज्यादा बेनिफिशियरी हो, ज्यादा लाभदायक हो। तो क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, हम टीम इंडिया हैं। इससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन। ओके, चलो भाई अब आइए कुछ फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई और 7 दिसंबर 2014 नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई। नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई और 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, इसका गठन हो गया, इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, इसी के साथ 31 मार्च 2015 इस दिन क्या हुआ, जो 12वां 5 ईयर प्लान था ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो आजाद भारत से लेके अब तक पंचवर्षीय योजनाओं का जो दौर था वो समाप्त हो गया इसी के साथ ही। ठीक।
और 1 अप्रैल 2015 से नीति आयोग का पहला 15 वर्षीय विजन प्लान, नीति आयोग का पहला 15 वर्षीय ये विजन प्लान इसको प्रस्तुत किया गया, लागू किया गया। क्लियर। अब बात आती है कि नीति आयोग के कार्य क्या हैं। ठीक। तो पहला देखो क्या है, सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, कैसे देंगे? एज ए टीम इंडिया। और दूसरा क्या करेंगे? थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। थिंक टैंक के रूप में कार्य करना मतलब नॉलेज एंड इनोवेशन हब के रूप में कार्य करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसके आगे कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। पहला, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। क्या करना? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। दूसरा, गांव आधारित दृष्टिकोण। तीसरा, वंचित तबके पर विशेष ध्यान। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर नीति निर्माण करना। अगला, सरकार को सुझाव देना। कैसा सुझाव? कोई नवाचार हो, कोई सुधार हो, तो इस मसले पर सरकार को सुझाव दे सकते हैं। विश्व के अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी करना।
अगला इनोवेशन एंड नॉलेज हब के बीच सेतु निर्माण करना, ऐसा मंच तैयार करना जहां पर राज्य और संघ शासित राज्य अपना विचार रख सकें, और लास्ट में तकनीक पर फोकस। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? तो जो अगली औद्योगिक क्रांति होगी, चौथी औद्योगिक क्रांति, वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सब बहुत डरे हुए हैं इससे। डरे मतलब कि ये कुछ भी कर सकता है, तो जो कुछ भी कर सकता है उससे डरना ही ठीक है। आइए अगला देखते हैं, नीति आयोग का दर्शन। फिलॉसफी ऑफ नीति आयोग। क्या इसका दर्शन है? पहला, अंत्योदय। दूसरा, समावेशन। तीसरा, गांव का विकास। चौथा, जनसांख्यिकी लाभ। पांचवा, जन सहभागिता। छठा, शासन। अगला, सततता। ठीक है। अब नीति आयोग का जो दर्शन है, इसमें जो पहला पॉइंट लिखा गया है वो लिखा गया है अंत्योदय। अंत्योदय का जो दर्शन है ये बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन है, उस पर बड़ा फोकस करते हैं वो। और ये कहना क्या चाहते हैं? अंत्योदय का मतलब होता है आखिरी व्यक्ति का उत्थान। ये बहुत बड़ी विचारधारा है। समाज में जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसका भी उत्थान होना चाहिए, और जब तक उसका उत्थान न हो जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए हैं। हमें बहुमत में काम नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास नहीं करना है, हमें सबका विकास करना है। हमें उसका भी विकास करना है जिसके पहुंच से विकास बाहर हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये अंत्योदय। दूसरा कह रहे हैं कि समावेशन।
अब देखिए, समावेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी का डेवलपमेंट करेंगे, किसी वर्ग का उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, तो विकास सिर्फ आर्थिक विकास न हो, उसका सामाजिक विकास भी हो, उसका राजनीतिक विकास भी हो, उसका क्षेत्रीय विकास भी हो। आपने देखा होगा कि गांव की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ज्यादातर समस्याएं जो गांव के लोग आपस में बैठकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये भी समावेशन का ही, इंक्लूजन का ही एक पार्ट है। क्लियर? अब अगला है गांव का विकास। देखिए, अब वो जो कॉन्सेप्ट था मॉडल टाउन वाला, हमें इस पे फोकस अब नहीं करना है। हमें गांव का विकास शहरों की तरह नहीं करना है, हमें गांव का विकास गांव की तरह करना है। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था कि बकरी का विकास बकरी के बकरीपन में है। हमें बकरी की अच्छे से परवरिश करके उसको अच्छी बकरी बनानी है, न कि हमने बकरी को शेर की तरह पाला। तो बकरी को शेर की तरह पालेंगे तो वो शेर तो नहीं बन जाएगी, वो रहेगी तो बकरी ही। लेकिन चूंकि उसका देखभाल, उसका पालन पोषण बकरी की तरह नहीं हुआ, इसलिए वह ना तो अच्छी बकरी बन पाई और शेर तो बन ही नहीं सकती। क्लियर? तो बकरी का विकास बकरी के बकरीपन में है। हमें मॉडल टाउन नहीं बनाना है, हमें गांव को मॉडल टाउन नहीं बनाना है, हमें गांव को मॉडल विलेज बनाना है। ठीक? अब अगला है जनसांख्यिकी लाभ। और ये देखो क्या है भाई, आपने देखा होगा 1990 का समय, उसके बाद क्या आया? 1990 का समय आपने देखा, 1990 के पहले और 1990 के बाद। तो 1990 के बाद आया एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 1990 के पहले ये नहीं था, बाजार खुला हुआ नहीं था, बंद बाजार था, अर्थव्यवस्था बंद थी। जब अर्थव्यवस्था बंद थी तो हमारी जो जरूरतें थी, वो क्या थी? वो भी कम थी। हमारी इच्छाएं भी वो संतुलित थी। हम अगर ठंडी के मौसम में अमरूद देख लेते थे तो हमसे ये कहा जाता था कि अमरूद मत खाना, ठंडी में सर्दी जुकाम हो जाएगा, और हम मान भी जाते थे। तो मनुष्य के अंदर संतोष की भावना थी। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था खुली, बाजार खुला, एलपीजी आया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? ऐसी स्थिति में जो मनुष्य पहले संतोष करता था उसको उपभोक्ता बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उपभोक्ता बना दिया गया। मतलब बाजारवाद ये हावी हो गया। बाजारवाद क्या हुआ? हावी हो गया। और जो संतोष, धैर्य, आत्मसम्मान ये मनुष्य का एक गुण माना जाता था, इसे मनुष्य की कमजोरी बना दिया गया। कहा जाने लगा कि तुम्हारे अंदर संतोष इसलिए है क्योंकि तुम कामचोर हो। मेहनती आदमी होते तो इसको ले लेते। चारवाक का दर्शन है, यदि ठंडी में अमरूद बेचने वाला आ गया
तो 1990 के पहले का व्यक्ति होता तो क्या कहता, नहीं नहीं अमरूद नहीं खाएंगे, पापा ने कहा है जुकाम होगा। लेकिन 1990 के बाद का व्यक्ति क्या कहेगा, अरे कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोसी से उधार लेकर खा लेंगे। चारवाक का दर्शन है, यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो मौत से जियो, कर्जा लो घी पियो। ठीक है, तो कर्जा लेकर घी पीने की जो प्रवृत्ति थी वह 1990 के बाद देखने को मिली। क्लियर। बाजार में वस्तुओं की कतार लग गई। फ्रिज, टीवी, एसी, ओवन, तमाम चीजें, सोफा, और लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया। लोगों के पास पैसा बढ़ा तो लोगों ने खरीदना शुरू किया, और जिसके पास पैसा नहीं था उसने शादी में दहेज मांगना शुरू किया, कूलर दीजिएगा, नहीं नहीं अब तो एसी का ट्रेंड है। और जिसके पास दोनों विकल्प नहीं था, जो ना तो शादी में मांग सकता था और ना तो इतना पैसा था कि वो खरीद सकता था, तो कुछ लोगों ने लोन पे खरीदना शुरू किया, कुछ लोगों ने किराए पे लेना शुरू किया, लेकिन लिया जरूर, क्योंकि अब हमें संतोष नहीं करना है, धैर्य धारण नहीं करना है, आत्मसम्मान की क्या जरूरत है। हम बाजारवाद के शिकार हो गए हैं, बाजारवाद हम पे हावी हो गया है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब एक शब्द बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं, बाजारवाद, इसको भी समझ ही लेते हैं। एक छोटी सी कहानी समझो, इसी से आपको बाजारवाद जो है समझ आ जाएगा। देखो, कहानी काल्पनिक हो सकती है, मतलब मैंने कहीं पढ़ी हुई है तो काल्पनिक ही है, केवल समझाने के लिए है। दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? दो वैज्ञानिक। ये कुछ बना रहे थे, मतलब कोई चॉकलेट टाइप का बना रहे थे, टेस्टी वाली चॉकलेट। और उन्होंने सारा जो है रॉ मटेरियल डाला और उसको तो डब्बे उब्बे में अपने लैब वैब में सब केमिकल वेमिकल डाल के जो है रख दिया। सुबह उठ के देखा तो ये जो चॉकलेट बना रहे थे ये नहीं बना, चॉकलेट नहीं बना, खराब हो गया। लेकिन इसके बदले में एक ब्यूटी क्रीम बन गई। क्या बन गई? ब्यूटी क्रीम। और ये दुनिया की पहली ब्यूटी क्रीम थी। इनको लगा कि ये स्किन का कॉम्प्लेक्शन बदल सकता है, सांवले लोग गोरे हो सकते हैं। देखो, समाज है, समाज की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं, जरूरत के हिसाब से समाज उस वस्तु की मांग करेगा और मांग के अनुसार उत्पादन होगा। मतलब मनुष्य है, इसकी जरूरत है, इसको भूख लग गई, इसे क्या चाहिए? रोटी चाहिए। तो कंपनी ने क्या? ब्रेड बना दिया। ये आज की परंपरा नहीं है, ये सृष्टि के निर्माण के समय से चली आ रही परंपरा है कि जिस भी जीव को जिस भी चीज की आवश्यकता होगी वह वस्तु उसे मिल जाएगी।
पहले भोजन के साधन कम थे तो मनुष्य जो है जानवरों का शिकार करके खाते थे, फल खाते थे पेड़ों से तोड़ के, फूल खाते थे, पत्ते खाते थे, वो उनके पास उपलब्ध था। धीरे धीरे उन्होंने भोजन पकाना सीख लिया। उनको लगा कि नहीं नहीं, नंगे टहलना ठीक नहीं है, तो उन्होंने पत्ते लपेटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कपड़े बन गए। तो ये ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब ये ब्यूटी क्रीम गलती से बन गया था, इसको फेंक भी नहीं सकते। तो दोनों वैज्ञानिकों ने 10 बेरोजगार लोगों को बुलाया। बोला ऐसा है, गांव में चले जाओ और गांव में जितने भी सांवले लोग हैं सबको बताओ कि तुम लोग दुनिया के सबसे गंदे आदमी हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग सांवले हो। उसको उसकी बदसूरती का एहसास दिलाओ, उसको उसके सांवलेपन का एहसास दिलाओ। उसे बताओ कि जो गोरा होगा वो अच्छा होगा। और जब उनको एहसास हो जाए कि हाँ हाँ वो दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, तो उनको ये वाला क्रीम बेच देना। उनसे बोलना कि ये लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। जरूरत के हिसाब से वस्तु का उत्पादन करना ये बाजार है, लेकिन वस्तु का उत्पादन करके जरूरतें पैदा करना ये बाजारवाद है। मिसाइल बनाकर, रॉकेट बनाकर, बम बनाकर, एंटी टैंक मिसाइल, आयरन डोम, ये डोम वो डोम, तमाम विश्व में देश है ना, उनका क्या काम है? वो दिन भर बैठ के हथियार बनाते रहते हैं। जब हथियार उनका बन जाएगा तो किसी 2 देशों में युद्ध करा देंगे। तो जब युद्ध करा देंगे तो दोनों लोग आपस में जो लड़ बैठे बोलेंगे ऐसा है, परेशान मत होना, उसकी तो खटिया खड़ी कर देंगे। बोलेंगे साहब खटिया खड़ी करने के हमारे पास मिसाइल नहीं। बोले कोई बात नहीं, हम देंगे ना, हम तो 20 साल से बना ही रहे हैं इसीलिए मिसाइल, कि तुम्हारे जरिए उसकी खटिया खड़ी करवा दें। बोलेंगे हुजूर पैसा नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं तो क्या हुआ, उधार ले जाओ, बाद में देना। तो ये क्या है? ये वस्तु बनाकर उसकी जरूरतें पैदा की जाती हैं, ये बाजारवाद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वीडियो को अच्छा लगे तो देखा करिए, और इसके एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आप पेन पेपर लेके बैठा करिए, उसके नोट्स बनाइए। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पर स्पेशली इकोनॉमिक्स में शायद ही मिल जाए। तो आप वो लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं भी उसको देखना चाहूँगा। नमस्कार।